के पास ऊंठी गांव है, वहां पर हुआ था। लेकिन मेरी परवरिश निमाड़ में हुई थी। खरगोन के अंदर हम लोग रहते हैं, जन्म यहाँ हुआ, परवरिश वहां हुई। और मैं मेरी जर्नी शेयर करूंगी कि एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस में आज काफी लोग यहाँ पर नए आए हुए। बहुत से लोगों ने गेस्ट को इनवाइट किया है कि तुम सिर्फ 1 घंटे का समय निकालो और सिर्फ वहां हॉल के अंदर चलो, देखो वहां होता क्या है। किसी ने बोला होगा कि चलो वहां अपनी लाइफ बन सकती है। किसी ने कहा होगा कि अपने पास में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, अगर आपके घर में दिक्कत होगी तो आपको प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी। किसी ने कहा होगा कि एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट है, खेती बाड़ी के काम की चीज है। किसी ने कहा होगा कि कोई जरूरतमंद है तो आपको पैसे कमाने का मौका भी मिलेगा। किसी ने कहा होगा कि आपको प्लेन में बैठने का मौका मिलेगा, आपको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा। सब अलग अलग प्रकार से अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो गेस्ट है उनको इनवाइट करके लाए हैं कि सिर्फ वहां देखो होता क्या है। तो मैं 10 से 15 मिनट आपका समय लूंगी कि एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस में आप हाल के अंदर आ गए हो तो यहाँ पर देखो होता क्या है। आप तो बहुत खुशनसीब हो कि सुमित सर ने बहुत अच्छे से आपको गाइड किया। हमारे घुमरे सर ने आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। मैं आपके जैसे नसीब वाली नहीं थी। जब मैंने पहली बार इस एमआई लाइफस्टाइल के प्लान के बारे में देखा था और सुना था तो सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर लिख के बताया था कि अगर आप एमआई लाइफस्टाइल में फॉर्म साइन करते हो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने सोचा व्हाइट बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं, लिखने से क्या जिंदगी बदलती है। फिर हमारे सीनियर ने कहा कि हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, वो प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हो, लोगों को यूज करवाते हो तो हो सकता है आपकी किस्मत चमक जाएगी और हो सकता है कि आप लोग कार में घूमने लायक बन जाओगे। तो मुझे जो लेकर गए थे तो मैंने बोला सब फालतू बातें हैं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर भी बैठे होंगे जिनको अभी भी कोई समझ में नहीं आ रहा है। लोग यहाँ पर सुमित सर बोलते बजाओ ताली, यहाँ पर फूल माला से स्वागत हो रहा, कोई गोवा जा रहा, कोई दुबई जा रहा है, कोई रेंट का जीवन है। तो नए व्यक्ति की समझ से बाहर है कि ये सब हो क्या रहा है, ये सब क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जीवन में एमआई लाइफस्टाइल क्यों आया था और कैसे आया था और क्या मैं खुशी खुशी आई थी एमआई लाइफस्टाइल में। एक 10 से 15 मिनट आपका टाइम लूंगी। मैं एमआई लाइफस्टाइल में सिर्फ मेरे घर की दाल रोटी के लिए आई थी। कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा बैठा है जिसके घर में दाल रोटी नहीं चल रही हो तो हाथ खड़ा करना, बिंदास करना, क्योंकि मैं तो सिर्फ दाल रोटी के लिए आई थी। आज तुम जो सुन रहे हो सब मेरे लीडर से का प्यार है, सब पूरी मेरी टीम का प्यार है। कोई गुरु माँ बोलता है, कोई झांसी की रानी बोलता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो बोलता है। लेकिन मैं एमआई लाइफस्टाइल में क्यों आई थी? मैं एमआई लाइफस्टाइल में मेरे घर की 2 वक्त की रोटी के लिए आई थी। आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है मैडम, भिखारी भी खाना तो खा लेता है। क्या आपके घर में खाना नहीं मिलता था? क्या आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं था? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ पर दाल रोटी के लिए इसलिए आई थी कि मेरे परिवार में मेरे साथ में छोटे छोटे 4 बच्चे थे। मेरी सबसे छोटी गुड़िया 3 साल की थी, उससे बड़ी वाली 7 साल की थी, उससे बड़ा भाई 10 साल का था और मेरी बड़ी बेटी, उसकी कहानी का भी जिक्र बहुत प्यारा है, वो 12 साल की थी। ऐसे छोटे छोटे 4 बच्चों की मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। यहाँ पर हर व्यक्ति बैठा है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि मैडम हम 100 साल जिएंगे? कितने लोगों को भरोसा है अपने आप पे कि हम तो ऊपर वाले से एग्रीमेंट करके आए हैं कि हम तो 100 साल पूरे जिएंगे? कोई बता सकता है? मैं नहीं बता सकती। इससे पहले मैं बोलती थी कि मैं 120 साल जीऊंगी, मेरी उम्र बहुत बड़ी होगी। इससे पहले मैं बोलती थी, लेकिन जब से मेरे साथ जो घटना घटी उसके बाद से मेरा खुद का विश्वास टूट गया। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगी कि वापस खरगोन जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसी खंडवा रोड से मेरे घर की दाल रोटी छीनी गई थी। इसी खंडवा रोड से मेरे घर के सपने टूटे थे। इसी खंडवा रोड से मेरे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, सिर के ऊपर से बाप का साया, जो बाप का आशीर्वाद होता है, जो पिता का आशीर्वाद होता है, वो उनके सिर से उठा था। मैं बताना चाहूंगी 2009 की बात, 2009 5 सितंबर की बात है, शिक्षक दिवस था उस दिन। मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे खंडवा जाना है।
पास में बड़ा बोरगांव है, वहाँ पर मेरे 6 मामे ससुर रहते। मेरे हस्बैंड वहीं पले बड़े हुए थे और उनको मामा परिवार से बहुत प्यार था। हर महीने वो आते थे उनसे मिलने के लिए। तो शिक्षक दिवस के दिन अचानक उनके मन में आया कि मुझे बोरगांव जाना है, तुम भी मेरे साथ में चलो। मैंने बोला आज तो कुछ भी हो जाए मैं जाने वाली नहीं हूँ। अरे तुम चलो, तुम नहीं चलती हो तो मुझे गाड़ी नहीं चलाना आती है, मुझे ऐसा बोलते थे। और हम हस्बैंड वाइफ दिखावे के लिए थे, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। वो मुझे बोलते थे कि तुम पीछे नहीं बैठती हो ना तो मेरे से गाड़ी नहीं चलती है, तुम मेरी गाड़ी का हेडलाइट हो, तुम मुझे आगे राह दिखाती हो, तुम चलो। मैंने उनसे बोला आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, तुम कुछ भी करो, आज मैं जाने वाली नहीं हूँ। उन्होंने काफी जिद की और मैं नहीं आई उनके साथ। तो मेरे उनके साथ में उनके जीजा जी को बिठा कर लेके आ गए। दिन भर रुके यहाँ पर, दिन भर सबसे मिले जुले। और जब शाम को रिटर्न जा रहे थे तो रिटर्न जाने में छेगांव वाकण और भोजा खेड़ी के बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद 5 बजे तक मेरे से बातचीत होती रही कि देखो मैं बोरगांव से निकल गया हूँ, बस मैं घर पहुंच जाऊंगा, 8 बजे तक आ जाऊंगा, तुम इंतजार करो, तुम खाना बना के रेडी रखो, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा, जल्दी से खाना बना लो। 6 बजे 6:30 बजे तक फोन से मेरी बातचीत होती रही। 7 बजे के बाद फोन उठाना बंद कर दिया। मैं परेशान हो गई। मेरे घर की होटल थी, 5-5 नौकर काम करते थे, सब कुछ सेटल था। कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि कभी ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे। मैं तो मेरी मस्ती में इतनी मस्त थी कि अपने जीवन में कोई दुख आने वाला नहीं है। हस्बैंड अच्छे कमा रहे, 1000 से 1200 रुपए की इनकम आज से 12 साल 14 साल पहले होती थी। मैंने बोला अपने जीवन में कोई कष्ट आने वाला नहीं है, अब अपने को किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 गुड़िया, 1 बेटा, हस्बैंड, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से कटेगी और लाइफ में हम बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे और हमारे बच्चों के साथ अच्छा सफर हमारा तय हो जाएगा। ये सोचती थी और मस्ती मजाक में जिंदगी चल रही थी। डेली शाम को पैसे लेकर आते थे, पैसों की बारिश जैसी दिखती थी, पैसे गिनती थी, लोगों को मैं हिसाब किताब करके देती थी। कभी बाहर मार्केट में सब्जी लेने तक का मौका नहीं मिला था। लेकिन देखो घटना जब घटने के बाद सब कुछ उल्टा हो गया। 7 बजे के बाद फोन उठाना बंद कर दिया। मैंने सोचा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। इतनी देर में अचानक मेरे भाई आते हैं और मुझे बोलते हैं कि तू क्या कर रही है। मैंने बोला मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बोले ऐसा क्यों कर रही है तू। मैंने बोला मैंने 50 लीटर दूध गर्म रखा, भट्टी चालू करी, पूरा दूध पूरा उफान पे आके पूरा बाहर चलेगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये। तो बोले कुछ नहीं। जीजा जी कहाँ गए। वो मुझे घर के अंदर पूछा, मैं दौड़ती बाहर गई। मैंने बोला आ गए क्या। अरे बोले रुक बात तो सुन तू। मैंने बोला क्या हो गया। बोले मेरे पास फोन आया था। तो मैंने बोला तेरे पास फोन आया तो मुझे क्यों नहीं लगा। अरे बोले सुन तो ले, वो जरा थोड़ी देर से आएंगे। मैंने बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, थोड़ी देर से आएंगे, मुझे क्यों नहीं बता। वो बोले तू सुन ले, 2 घंटे रुक, वो आ जाएंगे। फिर 2 घंटे में रुक गई। फिर मैं फोन लगाने लगी तो फोन नहीं लगे, फोन बंद हो गया। मेरे मामी ससुर उनके यहाँ मैंने फोन लगाया, मेरे देवर उनको मैंने फोन लगाया कि आपके भैया कब निकले मुझे बताओ। बोले भाभी भैया तो घर पहुंचने वाले हैं, अभी तक आए नहीं क्या। मैंने बोला नहीं अभी तक नहीं आए, मुझे बताओ ना वो कितनी बजे निकले। ऐसा बोलते बोलते रात की 12 बज गई, 1 बज गई, 1:30 बज गई। 1:30 बजने के बाद हमारी दुकान पे जो नौकर काम करता था उसका फोन आया और मुझे नाम बोलता था। वो बोले संतोष मैं जीजा जी के पास आ गया। मैं 1:30 बजे रात को इतनी जोर से हंसी तो जो मेरे पास मेरे भैया भाभी बैठे थे वो मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने बोला सच में तो पहुंच गया। बोले हाँ। मैंने कहा मेरी बात करा, जल्दी बात करा मेरी। अरे बोले कि वो अभी बात नहीं करेंगे। मैंने बोले क्यों नहीं करेंगे। अरे बोले कि उनको है ना कई गाड़ी उनकी ठुका गई है तो हाथ पैर में चोट लगी है। पता है खंडवा के डॉक्टर है ना बहुत बेवकूफ है। मैंने बोला क्यों। बोले पता है उनको चोट लगी है और नशे का इंजेक्शन लगा दिया है तो वो बात नहीं करेंगे अभी। मैंने बोला फिर कब तक करेंगे। बोले थोड़ी देर से करवा दूंगा। ऐसे करते करते 3 बज गई, 4 बज गई। मैं रास्ता ही देख रही थी कि मेरी बात कब होगी। मेरे बच्चे रात भर नहीं सोए। मेरी छोटी गुड़िया बोलती थी मम्मी पापा कब आएंगे। मेरा बेटा बोलता था मम्मी पापा कब आएंगे, पापा क्यों नहीं आए। अपने घर में मामा मामी क्यों बैठे आज रात भर से, मेरे पापा कब आएंगे। तो उनको भी मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। बस ऐसे करते करते सुबह 6 बज गई और 6 बजे मेरे गांव से, मेरे ससुराल से एक मैजिक रिक्शा आता है और हम सबको बिठा
के हमारे गांव की तरफ ले जा रहा होता है। मैंने बोला ये सब क्या चल रहा है, मैं किसी से कुछ भी पूछ नहीं रही थी, मैं भी बैठ के चली गई। जाने के बाद जब मेरे ससुराल मेरे गांव गई तो इतने लोगों की भीड़ थी कि मेरे घर के अंदर मुझे भी निकलने की जगह नहीं थी। मैं वहाँ सबको देख रही थी कि सब तो देख रहे, मेरी सासू माँ बैठी है, मेरी ननद दिख रही, मेरे देवर साहब दिख रहे, सब दिख रहे। तो मुझे ये तो बताओ कि किसको क्या हो गया और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। बस इतना सब कुछ चल ही रहा था और मैं सबको ऐसे देख रही थी कि क्या हो रहा है। इतनी देर में पता नहीं ऐसा है कोई भयानक व्यक्ति को लेकर आए, काली चादर में से ऐसे लपेट के, और मैं ऐसे दरवाजे में देख रही थी तो बहुत सारे लोग इसे उठा के ला रहे थे। और जैसे यहाँ पर ऐसे सुलाया तो मेरी बड़ी बेटी जोर से रोने लगी, मम्मी मेरे पापा है। तो मैं फट से खड़ी हो गई, मैंने बोला तू रोना मत, तेरे पापा ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते, तेरे पापा कटवा गए, तू रोएगी नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी बड़ी बेटी को मैं रोने नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी जीवन में कभी पल आएगा, ऐसा भी कभी मौका आएगा कि जिसने जिंदगी भर निभाने का वादा किया था वो कभी ऐसे 28 साल की उम्र में छोड़ के चले जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। सब रो रहे थे और मैं सबको देख रही थी। मुझे सब बाद में बोल रहे थे कि तुमको रुलाने की कोशिश कर रहे थे, तुम रो नहीं रहे थे। जैसे मुझे शाम को होश आया और जब मैं सब पूरे परिवार को देख रही, सब बैठे हुए थे और मुझे बोल रहे थे कि बस तेरा आदमी अब तेरा छोरा ही है, वो तेरे लिए छोड़ के गया है। मैंने बोला मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं, क्यों मुझे समझा रहे। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी गोद में मेरे आसपास बैठे हुए थे और वो भी रो रहे थे और पूरा परिवार रो रहा था। मैंने सोचा बेटा ये दिन भी देखना बाकी था कि अपने लिए, क्योंकि मैं इतनी बदनसीब लेडीज थी। बाप का प्यार देखा नहीं, भाई का प्यार देखा नहीं, बहनों का प्यार देखा नहीं, काका दादा का प्यार देखा नहीं, एक हस्बैंड का प्यार था वो भी ऊपर वाले ने छीन लिया। ऐसे कैसे हो सकता है। और मेरे बच्चों को देख देख के मैं रो रही थी कि बेटा तुम भी मेरे जैसे ही बदनसीब हो, तुम्हारे सिर पे भी अब किसी का सहारा नहीं रहेगा, बस अब हमारी जिंदगी एक जैसी हो गई है। ऐसा सोच सोच के मैं रो रही थी। जैसे तैसे 12 दिन कटे, 13वां हुआ, मंगल श्राद्ध हुए और 15 दिन के बाद में मेरे खरगोन मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हूँ तो मुझे छोड़ने भी कोई नहीं आया था, क्योंकि सब सोचते थे कि अगर हमने इसको ज्यादा सहारा दिया तो ये हमसे मदद मांगेगी, ये हमसे पैसे मांगेगी। मेरे बच्चों को लेकर आई, घर में आई, ताला खोला। ताला खोलने के बाद 2 घंटे तक हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि पूरा घर ऊपर गिरने को कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा जीवन में कैसे काटूंगी और इन बच्चों की खुशियों को मैं कैसा पूरा करूंगी, इनको खिलाऊंगी, इनका एजुकेशन कराऊंगी या इनके सपने पूरे करूंगी, मैं करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 15 दिन में मेरे घर रही। जैसे ही 1.25 महीना हुआ तो जो घर में राशन भरा हुआ था बच्चों को खिला पिला दिया। उसके बाद डब्बे भी घर में जवाब देने लगे। मैंने सोचा आप क्या करूं, पैसे कहां से आएंगे, बहुत सारे पैसे गिनने की आदत थी। अब अपने को पैसे ला के कौन देगा, अपने को खुद को कमाना पड़ेगा। तो मैं कमाने के लिए बाहर निकली। मैं लोगों के यहाँ दर दर काम मांगने की तलाश में निकली, जिसके यहाँ 5-5 नौकर काम करते थे। देखो कैसा जिंदगी का पन्ना पलटा कि मैं नौकरानी बन के लोगों के यहाँ पूछने जाने लगी मेरे लिए कोई काम है क्या, मेरे लिए कोई काम है क्या। मैं स्कूल में गई, स्कूल में पूछा मेरे लिए कोई काम है क्या। मुझे बोलते थे भाई कितने पढ़े लिखे हो। मैंने बोला मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बोले आपके लिए यहाँ कोई काम नहीं है, हमारे यहाँ पानी पिलाने वाली बाई भी 12वीं क्लास चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैडम हमारी बड़ी स्कूल है, यहाँ पर एजुकेटेड लोग आते हैं, तो काम वाली बाई को भी तमीज होना चाहिए कि बात कैसे करना चाहिए, इसलिए हम पढ़ी लिखी महिला को रखते हैं। फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते हमारे खरगोन में एक हॉस्टल है 150 बच्चों का, वहां मैं गई। सर को मैंने बोला सर मुझे काम पे रख लीजिए, सर मेरे घर में मेरे 4-4 बच्चे भूखे मरेंगे, मैं क्या करूं। सर ने कहा कि भाई आप खाना बनाना जानती हो। मैंने बोला हाँ मैं खाना बना लेती हूँ। चलो ठीक है, अपने 150 बच्चों का हॉस्टल है, 5-7 महिलाएं हैं, इनको भी वहां छोड़ के आ जाओ। जब मैं शुरू दिन वहां पर काम पे गई और मेरी कीमत लगाई, मेरी मेहनत का मुझे दाम मिला। उन्होंने डिसाइड किया मेरे एजुकेशन के माध्यम से दिन का 100 रुपए और महीने का 3000 रुपए। बोले हम इतना दे सकते हैं, अगर आपको जमे तो करो और नहीं जमे तो अभी भी मना कर सकते हो। मैंने बोला नहीं सर मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। और